टू एमटी लर्निंग एक प्रभावी पहल। स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे नए टॉपिक के ऊपर ब्रिक्स। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 कंट्री को मिलाकर के एक ग्रुप बनता है ब्रिक्स। और ये माना जा रहा है कि ब्रिक्स जो है न्यू पावर सेंटर बहुत तेजी से बन रहा है, क्योंकि इसकी जो कंट्री है इंडिया, चाइना और रशिया, ये तेजी से उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था है। ये कंट्री तेजी से डेवलप हो रही हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि ये कंट्री जो है आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं ब्रिक्स को। स्टूडेंट, ध्यान से देखिए तो ब्रिक्स के अंदर जो है आपको ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये 4 कंट्री पहले मिलेंगी। साउथ अफ्रीका को बाद में ऐड किया गया है। साउथ अफ्रीका को इंपॉर्टेंट माना गया और बाद में जो है साउथ अफ्रीका को भी इसका हिस्सा बना लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी में ब्रिक्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये जो पांचों कंट्री हैं, ये पांचों कंट्री जो है इंडिया, चाइना, रशिया एक इम्पोर्टेंट पावर है। और उसके बाद ये जो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये पांचों कंट्री जो है ये G20 ग्रुप्स का भी हिस्सा हैं। ये G20 ग्रुप्स क्या होता है? G20 ग्रुप जो है इंटरनेशनल स्फीयर में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जिसके अंदर पावरफुल स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कंट्री हैं। तो G20 का ये हिस्सा है, तो ये एक बड़ी बात हो गई ब्रिक्स के लिए। आगे बात करते हैं तो 2009 में जो है रशिया में समिट हुआ था और वहाँ पर जो है अफ्रीका को भी ऐड कर लिया गया और धीरे धीरे जो है ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया, क्योंकि रशिया इसका पार्ट हो गया तो साउथ अफ्रीका जो है वो रशिया साउथ अफ्रीका इसका पार्ट बन गया, तो ये ब्रिक्स बन गया। आगे बात करते हैं 2015 में जो है रशिया ने इसको होस्ट किया था, 2016 में जो है इंडिया ने इसको होस्ट किया था। तो धीरे धीरे जो है हर साल इसकी एक मीटिंग होती है और वो मीटिंग के जरिए ब्रिक्स की आने वाली पॉलिसीज को डिसाइड किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिक्स जो है वो कैसा रोल प्ले करने वाला है। ब्रिक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि चाइना, इंडिया और रशिया तीनों ही एक बड़ी पावर है, बड़ी इकोनॉमी है। लगभग जो है आपका 16 ट्रिलियन तक पहुंच रही है इकोनॉमी, तो ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा बात करें पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट से भी, तो 42% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है ये ब्रिक्स कंट्री में आती है। इंडिया, चाइना दोनों ही पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया की बड़ी कंट्री में आता है। चाइना नंबर 1 पे है तो दूसरे नंबर पे इंडिया है। तो जो है आप समझ सकते हैं कि ब्रिक्स जो है एक पावरफुल ग्रुप बनता जा रहा है। ये ब्रिक्स के समिट दे रखे 2009 से लेकर के 2018 तक, एक एक करके आप जो है इसको देखिएगा कौन से समिट कहां कहां पर हुए हैं। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। देखिए ब्रिक्स जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक एनुअल समिट है, एनुअल मीटिंग होती है, साल में जो है एक बार मुलाकात होती है और आने वाले टाइम में किस प्रकार की पॉलिसीज पर काम करना है इसको लेकर के बातचीत होती है। तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। द चेयरमैनशिप ऑफ द फोरम इज रोटेटेड एनुअली, और हर साल जो है इसकी जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती है। जैसा इसका नाम है, पहले ब्राज़ील, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना और साउथ अफ्रीका, उसके बाद दोबारा से ब्राज़ील के पास। तो हर साल जो है इसकी मीटिंग होती है। ये है इसका स्ट्रक्चर। बेसिकली एक बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक एनुअल समिट होता है, साल में एक बार मुलाकात होती है, ठीक है। एक कोऑपरेशन कह सकते हैं कंट्रीज के बीच में। साइलेंट फीचर्स क्या है ब्रिक्स के? देखिए फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट है इसके। ब्रिक्स अकाउंट फॉर अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो 40% से ज़्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, यही सबसे बड़ा फीचर हो गया। 30% से ज़्यादा जीडीपी कवर कर रहा है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा फीचर हो गया। इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट, दुनिया में जो बढ़ती इन्वेस्टमेंट मार्केट है वो भी इन कंट्रीज में है। इंडिया एक बड़ी मार्केट बन रहा है, चाइना एक बड़ी मार्केट है, रशिया भी एक बड़ी मार्केट, धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है। ब्राज़ील भी एक बड़ी मार्केट है, क्योंकि ब्राज़ील जो है वो इंडिया की तरह एग्रीकल्चर पर ज़्यादा बेस्ड है, प्राइमरी सेक्टर पर वो धीरे धीरे वो भी डेवलपिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सारे के सारे चेंजेस जो है ब्राज़ील में आ रहे हैं। अब बात करते हैं जेनेसिस। आखिर ये जो ब्रिक्स है, ये जो वर्ड है ब्रिक्स, ये बना कैसे? ये जो कंट्रीज हैं ये आपस में इनकी मीटिंग, इनकी मुलाकात हुई कैसे, आइए उसको समझते हैं। जेनेसिस की बात करें, इसके उदय की बात करें, तो सबसे पहले जो है जिम और नील, ये एक वर्ड बड़ा नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा। ये जिम और नील जो है इन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया था, गोल्डमैन सैक करके एक पेपर प्रेजेंटेशन किया था, और उस पेपर प्रेजेंटेशन में इन्होंने जो है डेवलपिंग कंट्रीज और ग्रोइंग पावर के बारे में लिखा था, जहां पर इन्होंने ये वर्ड यूज किया था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। इन कंट्रीज के बारे में उन्होंने बोला था। तो इन कंट्रीज के नेताओं को ये लगा कि तो बहुत अच्छी बात है, जो है इन्होंने हमारी इकोनॉमी को कंसिडर किया है। इसके बाद जो है 2006 में 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर हर साल में मीटिंग होती है, तो वहाँ पर जो मीटिंग होती है वहाँ पर इन देशों के नेताओं के जो लोग थे,
जो डिप्लोमेट्स थे, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटर हैं अलग अलग देशों के, उन्होंने मुलाकात करना शुरू किया। ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, विदेश मंत्री जो थे वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने मिलना शुरू किया, मिनिस्टर्स ने मिलना शुरू किया, डिप्लोमेट्स ने मिलना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को डिस्कस करना शुरू किया। तो जब मीटिंग रेगुलर होने लगी, हर साल में 2 साल में एक बार वो मिलने लगे, आपस में डिस्कशन करने लगे, तो धीरे धीरे जो है उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ने लगा। टाइमलाइन की बात की जाए तो पहला जो ब्रिक्स समिट था वो कहाँ पर हुआ? 2009 में हुआ। देखिए ब्रिक्स जो है बहुत पुराना नहीं है, लगभग 10 साल हुए हैं इसको तेजी से कवर करते हुए, तेजी से ग्रो करते हुए। 2009 में जो है पहला समिट हुआ था। उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका को इसका पार्ट बना लिया गया, यानी कि समिट के बाद ही जो है साउथ अफ्रीका को इसका हिस्सा बना लिया गया था। ठीक है, और धीरे धीरे जो है हर साल इसका मीटिंग होती है और रोटेशनली होती है, ये हमने समझ लिया है। आगे बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए ब्रिक्स किस लिए काम कर रहा है हमको ये समझना जरूरी है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रिक्स के? देखिए जो हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट है, मैं लगातार हिंदी में ही पूरा बोल रहा हूँ, तो आप भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, दोनों भाषा को थोड़ा थोड़ा कवर करना भी जरूरी हमारे लिए है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स सीक टू डीपन, ब्रॉडन एंड इंटेंसिफाई कोऑपरेशन। तो ब्रिक्स का सबसे पहला उद्देश्य यह है कि लगातार वो जो है संबंधों को बहुत मजबूत करे, उसको विस्तृत करे, बढ़ावा दे। ठीक है, और व्यक्तिगत तौर पर भी जो है एक सहयोग आपस में बनाए रखे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो एक कॉमन एजेंडा होता है कि डेवलपमेंट करना है, कोऑपरेशन करना है, ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हर देश का होता है। ब्रिक्स का भी वही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं तो ब्रिक्स टेकन कंसिडरेशन ईच मेंबर्स ग्रोथ। तो हर एक देश का बराबर ग्रोथ हो, ये ब्रिक्स का भी एक ऑब्जेक्टिव है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही कंट्री का ग्रोथ हो, हर कंट्री का बराबर ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, और आपस में जो है अच्छे रिलेशन बनने चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। कंपटीशन को अवॉइड करिए, कोऑपरेशन को बढ़ावा दीजिए, यानी कि आपस में कंपटीशन मत करिए। हम सब एक उभरती हुई ताकत है, बढ़ती हुई पावर है, आपस में कंपटीशन ना करें, कोऑपरेशन करें। कोऑपरेशन करेंगे सबको बेनिफिट होगा, सबका भला होगा, दुनिया का भला होगा, मानव कल्याण होगा। तो ये बहुत अच्छे उद्देश्य ब्रिक्स के हैं। आगे बात करते हैं, ब्रिक्स इमर्जिंग एज ए न्यू एंड प्रोमाइसिंग पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंटिटी विद अ डाइवर्स ऑब्जेक्टिव। एक ये राजनीतिक एंटिटी के रूप में है। पॉलिटिकल एंटिटी का मतलब है कि इसके नेता जो है राजनीति पर भी ध्यान देते हैं, मिलकर काम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, जो भी है, वर्ल्ड बैंक है, इन सबसे हट करके ये सोचते हैं और डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं। यह है इसके मुख्य उद्देश्य। आगे बात करें तो कोऑपरेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। देखिए कोऑपरेशन की बात करें तो आपका 3 प्रकार से कोऑपरेशन को समझा जा सकता है। पहला इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दूसरा है पीपल टू पीपल कोऑपरेशन, और तीसरा कोऑपरेशन आता है हमारा पॉलिटिकल कोऑपरेशन। तो ये 3 प्रकार से सहयोग हो सकता है। तो आइए एक एक करके इसको समझते हैं। पहले बात करते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन की। तो देखिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो बहुत तेजी से कंट्री ग्रो कर रही है, हम जानते हैं। G20 का पार्ट है, ये भी हम जानते हैं। और कई सारे सेक्टर्स में, कई सारे सेक्टर में जो है ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, इंडिया, रशिया, इन सब का कोऑपरेशन है। आप जानते हैं इंडिया और चाइना का ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चाइना का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में है तभी तो उसको कुछ आज की डेट में जो इंडिया चाइना का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो भारत सरकार ने जो है कुछ एप्लीकेशंस को और कुछ जो है प्रोजेक्ट को बैन भी किया है। बैन किया है, जो भारत में है तभी बैन किया है ना। तो आप समझिए कि चाइना का कितना सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, पहले से मौजूद है। तो इंडिया रशिया का भी कोऑपरेशन है, ब्राज़ील का भी कोऑपरेशन इंडिया के साथ अच्छा है। तो एक कोऑपरेशन लगातार कई सेक्टर्स में है। आप देखिए कई सारे सेक्टर का यहाँ पे लिखा हुआ है, इनोवेशन कोऑपरेशन, कस्टम कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन ब्रिक्स। तो ये लगातार कई फील्ड में कोऑपरेशन है। पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात करें तो लोगों का आना जाना भी बहुत है। इंडिया के बहुत सारे लोग जो है रशिया जाते हैं, घूमने जाते हैं, पढ़ने भी जाते हैं। चाइना भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। चाइना से भी बहुत सारे टूरिस्ट इंडिया आते हैं और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी होता है, ट्रेड भी होता है, लगातार वो हो भी रहा है। ठीक है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो रहा है जिसमें क्लोजर कोऑपरेशन बढ़ रहा है। कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, फिल्म, यूथ, ये तेजी से बढ़ रहा है। हमने इंडिया चाइना रिलेशन में भी पढ़ा है कि इंडिया की कई सारी फिल्में जो है वो चाइना में बहुत एक्सेप्टेड हैं, उनको देखा जाता है, पसंद किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंडशिप है, बहुत गहरे रिलेशन बन रहे हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे ग्रो हो रही है, टेलीविजन के जरिए, मूवीज के जरिए, डाइवर्सिटी के जरिए, कल्चर के जरिए। तो धीरे धीरे जो है पीपल टू पीपल कोऑपरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, और कई सारे जो फोरम्स हैं, ट्रेड यूनियन फोरम हो गया, पार्लियामेंट फोरम हो गया, यंग डिप्लोमेटिक फोरम हो गया, ये फोरम होता है मंच जहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग आके मिलते हैं और बातचीत करते हैं, ब्रिक्स कंट्री के ही। तो आप समझे कि किस प्रकार से पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा है।
आगे बात करते हैं, ये हमने जो है कुछ ग्राफ लगाए हैं, ग्राफ के जरिए आप समझिए कि किस प्रकार से जो है ब्रिक्स कंट्री ग्रो कर रहा है, इसकी जीडीपी ग्रो कर रहा है, पॉपुलेशन का क्या स्ट्रेंथ है। तो आप समझिए कि पॉपुलेशन की बात की जाए, जीडीपी की बात की जाए, तो इंटरनेशनल लेवल पर ब्रिक्स जो है बहुत इन्फ्लुएंशियल पावर है, बहुत प्रभावी पावर है। ठीक है, हमारे चैनल का नाम भी है ना एक प्रभावी पहल। एक प्रभावी के जरिए समझिए कि किस प्रकार से जो है कंट्री ग्रो कर रही है, तो एक प्रभावशाली ग्रुप है ये ब्रिक्स। आगे बात करते हैं पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की। तो माय डियर स्टूडेंट, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात की जाए तो ब्रिक्स जो है वो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी स्पेयर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंडिया और रशिया का जो है बायलैटरली भी सिक्योरिटी को लेकर के बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो ब्रिक्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर शेयरिंग पॉलिसीज, एडवाइसेज, एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक एंड रीजनल चैलेंजेस। तो हर प्रकार से जो है सलाह की बात करें, जो क्षेत्रीय चुनौतियां जो निकल करके आ रही हैं उन सब लेकर के आपस में एक दूसरे से सलाह की जाती है। अंदरूनी स्तर पर भी काफ़ी सारे मतभेद हैं, उससे इनकार नहीं है। हर देश अपनी सुरक्षा करता है, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बड़े पैमाने पर आपस में शेयरिंग भी की जाती है, आपस में बिजनेस और वेपन्स की खरीद भी की जाती है। इंडिया रशिया जो है बहुत अच्छे वेपन्स के डीलर हैं आपस में। ठीक है, आपस में जो है बाय एंड सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समझे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन किया जा रहा है। एनडीबी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनडीबी क्या है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार से ये कहा गया है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ये सारे के सारे अमेरिका के द्वारा डोमिनेटेड हैं। ये हम सब जानते हैं, अमेरिका ने ही इनको बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है हम इसको आगे समझेंगे, जब हम वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि किस प्रकार से 1945 के बाद ही अमेरिका ने इनको ग्रो किया था। ठीक है, अमेरिका के और बाकी देशों ने मिलकर इसको ग्रो किया था ताकि डेवलपमेंट किया जा सके। लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को ही फुलफिल करता है। इसके ऑल्टरनेटिव में कई ग्रुप्स ने जो है अपने अलग अलग बैंक को स्टैब्लिश किया है। उसी प्रकार ब्रिक्स ने भी अपने बैंक को स्टैब्लिश किया है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2012 में जो है न्यू दिल्ली में समिट हुआ था और न्यू दिल्ली में समिट में ही इस बैंक की शुरुआत की गई थी। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है, एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कराना, डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, और जो है फाइनली 2014 में एग्रीमेंट पर साइन होते हैं और एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक को बना दिया जाता है। ठीक है, और जो है New Development Bank will strengthen cooperation among the BRICS and will supplement the effort of a multilateral and regional financial इनिशिएटिव। तो कई प्रकार के जो है वित्तीय संस्था हो गई, वित्तीय जो है संस्थाओं को सहायता प्रदान कराना, आपस में मिलकर के जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके लिए बैलेंस प्रोवाइड कराना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, ये सारे के सारे उद्देश्य जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ये पिक्चर में देखिए किस प्रकार से ये 5 लीडर हैं और 5 लीडर जो है बैंक का इनिशिएटिव कर रहे हैं, बैंक की पहल कर रहे हैं। बैंक होना चाहिए हमारा अपना बैंक। ठीक है, आगे बात करते हैं तो की एरिया क्या है इसका, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा से एक की एरिया होता है, वर्ल्ड बैंक का भी की एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना है, इरिगेशन फैसिलिटी को बिल्डअप करना है। देखिए इरिगेशन की जब बात आती है तो चाइना में एग्रीकल्चर बहुत है, इंडिया में भी बहुत है, ब्राज़ील भी एक जो है एग्रीकल्चर कंट्री है। तो आप समझिए कि एग्रीकल्चर इरिगेशन कितना इंपॉर्टेंट है और ब्रिक्स जो कंट्री है वो भी एग्रीकल्चर पर फोकस कर रही है, इरिगेशन प्रोजेक्ट पर फोकस कर रही है। अर्बनाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है तो अर्बन डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है, एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट इशू है। तो ब्रिक्स जो है वो आने वाले चैलेंजेस को लगातार एड्रेस कर रहा है, उसको देख रहा है, समझ रहा है। ये रही पूरे की पूरी ब्रिक्स की बात। अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, चैलेंजेस की यदि हम बात करें तो चैलेंजेस आप देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है बायलैटरल इश्यूज। ये बायलैटरल इश्यूज क्या हैं, बायलैटरल इश्यूज ये हैं, देखिए हम पॉइंट के जरिए समझिए, टू बिकम अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लार्ज इमर्जिंग मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड ब्रिक्स मस्ट बिकम अ पैन कॉन्टिनेंटल, इट्स मेंबरशिप मस्ट इंक्लूड मोर कंट्रीज फ्रॉम द अदर रीजन एंड कंटिनेंट्स। अब सवाल यह है कि सबसे पहले हम बात करें मार्केट को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के, तो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है वो बात ठीक है, लेकिन 5 ही देश है ना, आप 5 देश से आगे बढ़ नहीं रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रुप और स्ट्रांग बने तो आपको जो है और कंट्रीज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि किस प्रकार से वो किया जाएगा। ब्रिक्स विल नीड टू एक्सपेंड इट्स एजेंडा फॉर इंक्रीजिंग इट्स रिलेवेंस इन द ग्लोबल
ऑर्डर। निश्चित रूप से देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ब्रिक्स कंट्री को अपने एजेंडा को रखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार का ग्लोबल ऑर्डर चाहते हैं, किस प्रकार के क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट को लेकर के आपकी पॉलिसीज हैं, आपका एजेंडा है, वो क्लियर करे ताकि ब्रिक्स की रिलेवेंस और ज़्यादा जो है प्रभावी हो और ज़्यादा अच्छी हो। ब्रिक्स को जो है और अच्छे ढंग से लोग समझने का प्रयास करें कि आखिर ब्रिक्स है क्या और वो चाहता क्या है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है ब्रिक्स के सामने कि वो किस प्रकार से अपने आप को डिफाइन करे, अपने आप को परिभाषित करे। आगे बात करते हैं, ब्रिक्स मूव फॉरवर्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लाइक रेस्पेक्ट ऑफ अ सॉवरेन जो है इक्वालिटी, प्लूरलिज्म, ग्लोबल गवर्नेंस आर लायबल टू टेस्टेड इन द 5 मेंबर्स। तो ब्रिक्स की जो मुख्य बातें हैं कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, संप्रभुता की रिस्पेक्ट करते हैं, स्वतंत्रता की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये सारी की सारी बातें इन आपस में 5 देशों के बीच में होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट है। इंडिया रशिया को लेकर के बहुत अच्छे टाई अप हैं, लेकिन रशिया और चाइना की क्लोजनेस भी बढ़ती जा रही है, जिस कारण से इंडिया और अमेरिका की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये कारण सारे के सारे हैं जिस कारण से तनातनी होती है ब्रिक्स के अंदर भी, ठीक है, क्योंकि चाइना रशिया आपस में है और इंडिया अमेरिका की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन करता है, ठीक है। डोकलाम का इशू का जिक्र किया गया है कि डोकलाम के दौरान जो है इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गए थे, तो ये कहीं ना कहीं जो है ब्रिक्स की रिलेशनशिप को प्रभावित भी करता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। चाइना एफर्ट टू कोऑप्ट नेशन स्टेट विच आर इंटीग्रल इन इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइना भी जो है कहीं ना कहीं एक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कर रहा है और कई कंट्रीज को अपने साथ जोड़ रहा है। तो वो इंडिया भी उससे नाराज है क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट है और जो वन बेल्ट वन रोड है वो कश्मीर से होकर के गुजर रहा है और भारत को इस पर ऐतराज है। तो ये सारे के सारे जो सवाल हैं, सारे की सारी बातें हैं, ये कहीं ना कहीं जो कोऑपरेशन है ब्रिक्स कंट्री के बीच में, इसको हर्ट करता है, इसको परेशान करता है। इंडिया के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स? इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसको समझते हैं। देखिए, इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। भारत जो है लगातार इससे स्ट्रेंथ गेन करता है। आपको याद होगा मैंने नैम आपको पढ़ाया था, जिन्होंने नैम अभी तक नहीं कवर किया है उनसे जो है आप जाकर के जो है नैम की वीडियो को ज़रूर देखिए, उसको समझिए नैम पॉलिटिक्स क्या है। नैम के जरिए हुआ क्या था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट को शुरुआत करी थी और दोनों ही कंट्रीज से बेनिफिट गेन किया था। ये भारत को लेकर के क्रिटिसाइज भी हुआ कि इंडिया ने क्या किया, दोनों ही ग्रुप से बेनिफिट लिया। इंडिया ब्रिक्स से भी बेनिफिट ले सकता है क्योंकि ब्रिक्स में जो है कि स्ट्रॉन्ग पावर है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर जो है कई सारे इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ठीक है, ग्लोबल इश्यूज हैं। ये सारे के सारे इश्यूज को इंडिया जो है डील कर सकता है यदि इंडिया ब्रिक्स का पार्ट बना रहे, ठीक है। ब्रिक्स के जरिए इंडिया को बेनिफिट इससे होने वाला है क्योंकि ब्रिक्स जो है बहुत ही पावरफुल ग्रुप है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं, इसकी इकोनॉमी, इसकी पॉपुलेशन, ये सारी की सारी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। बैंक की अगर बात की जाए, द एनडीबी विल हेल्प इंडिया टू रेज एंड अवेल रिसोर्सेज। तो हमने अपना बैंक बना लिया, हमने मतलब कि ब्रिक्स में जो है अपना बैंक बना लिया है। तो इंडिया के लिए एक ऑल्टरनेटिव है कि वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेने से अच्छा है कि वो एनडीबी से लोन ले ले, और एनडीबी से वो लोन लेगा तो उसको बेनिफिट होगा क्योंकि इंडिया का इन्वेस्टमेंट भी एनडीबी में है, और वहीं से वो लोन लेगा तो उसको कम जो है इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। जो है $250 मिलियन रिस्पेक्ट फॉर इंडिया फॉर मल्टी रेंच फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो भारत ने जो है कुछ लोन ले भी रखा है। तो ये धीरे धीरे जो है भारत के साथ बेनिफिट एक जुड़ता जा रहा है ब्रिक्स के साथ होने का। तो भारत जो है ब्रिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रिक्स से भारत बेनिफिट भी कर रहा है और आने वाले वक्त में इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में उभर रहा है। वो साफ नज़र आ रहा है किस प्रकार से इंडिया जो है एक इन्फ्लुएंशियल पावर के रूप में बन रहा है, और उस इन्फ्लुएंशियल पावर में ब्रिक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट, वीडियो आपको कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए, और हम जल्द ही जो है और वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो।